हाँ, तो 25 की संख्या थी। वही चीज़ तो 25 संख्या थी, अब परिवार ज़्यादा बढ़ गया है, तो संख्या बढ़ानी चाहिए बार काउंसिल को। नहीं, फीस तो कम होनी चाहिए। 500 रुपये में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि दीवानी मामलों में गिरफ्तारी की तो क्या है ये स्थिति, जरा हमको, अगर स्टे का कोई कंप्लायंस अवहेलना करता है तो कंटेम्प्ट माना जाएगा। कंटेम्प्ट माना। और इसमें गिरफ्तारी होगी। हाँ। अच्छा, जो उत्तराधिकार की श्रेणी थी पहले, अब उसमें हो गया कि पुत्र के बाद पुत्री का भी हो। प्रेम नारायण दुबे के मकान में ही रहे हैं हम लगभग। अच्छा, उन्हीं के सानिध्य में, इसका मतलब आपने बांसगांव में वकालत शुरू किया। और लगभग 15-16 साल उस मकान में रह करके मैं उन्हीं के द्वारा मैंने जो कुछ सीखा। और उन्हीं की ही कृपा रही हमारे ऊपर। श्री जगन्नाथ त्रिपाठी थे, उनके यहाँ मैं लगभग साल भर रहा। अच्छा। तब हमको पता चला कि हमारी मुंसफी बांसगांव है, तो बांसगांव में हम आ गए। पिताजी की इच्छा तो हमारी थी मेडिकल लाइन जाने के लिए। कुछ दिन तो हम मलेरिया विभाग में नौकरी किए। अच्छा। और उसी में मैं रह करके महिला का अध्ययन किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने ला किए हैं। हाँ। मतलब इंटरमीडिएट तक की पूरा एकदम चक्रीय जो है आपकी शिक्षा हुई है जो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। आजीवन व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके आसपास का जो माहौल होता है और श्रेष्ठ जन का जो सानिध्य होता है वो सीखने में मदद करता है। और सीखने की प्रक्रिया में जब उसके अंदर परिपक्वता आती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो समाज को कुछ दिशा निर्देश दे, वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने। वकालत ऐसा व्यवसाय है जिसमें निरंतर अपडेट रहना पड़ता है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक विधि व्यवसायी कृष्ण मुरारी तिवारी जी हैं, जो गोरखपुर जनपद के बांसगांव सिविल कोर्ट में आप वकालत करते हैं। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे, आपके जीवन वृत्त पर बात करेंगे, विधि के सिद्धांतों पर बात करेंगे और भी तमाम सारे अनुभवों पर हम बातचीत करेंगे। तो तिवारी जी, सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको। तिवारी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे चूँकि थोड़ा सा आपके जीवन वृत्त पर बात करनी है, तो जैसे आपका जो जन्म स्थान है कहाँ है, जो आपका मूल जन्म स्थान है कहाँ है, आपके माता पिता कौन थे, उनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए आप। हमारा मूल स्थान जो बढ़ियापार महादेवा बाजार है, अच्छा, उसके पश्चिम तरफ 2.5 किलोमीटर के लगभग दूरी पर एक गांव इसरौली है। अच्छा 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 अच्छा। और सड़क के किनारे जो दुघरा वाली रोड पर है उसी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अच्छा, वहीं हमारा जन्म स्थान है। और आपके पिताजी और माताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय रमापति त्रिपाठी था। अच्छा। और माताजी स्वर्गीय कलावती देवी था। अच्छा अच्छा। जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा हमारी भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई है। कहाँ कहाँ प्रारंभिक शिक्षा? तो हमारी प्राइमरी की परीक्षा शिक्षा आपने कहाँ से? बता रहा हूँ, 1 से 4 तक हमारी प्रारंभिक शिक्षा जिला पीलीभीत में नेवरिया और बीसलपुर में हुई। अच्छा, 1 से 4 तक। अच्छा, 1 से 4। कक्षा 5 हमारे गाँव मूल स्थान जन्म स्थान के उत्तर और पश्चिम कोण पे एक गांव महमूदपुर है। कक्षा 5 की शिक्षा हमारी वहाँ हुई। अच्छा अच्छा, वहाँ से हुई। कक्षा 6 की शिक्षा हमारी शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुंदू देवरिया में हुई है। अच्छा अच्छा। और 7 से 10 तक शिक्षा हमारी बढ़ियापार ग्रामोदय इंटर कॉलेज से हुई है। अच्छा। और इंटर की परीक्षा हमारी सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज कौड़ीराम से हुई है। अच्छा अच्छा। मतलब इंटरमीडिएट तक की पूरा एकदम चक्रीय जो है आपकी शिक्षा हुई है जो। और उसके बाद जो है आपका स्नातक जो है आपने कहाँ से किया था? बाबा राघव दास देवरिया से हुई है। हाँ, अच्छा, BRD कॉलेज देवरिया। अच्छा, वहाँ से आपने BSc किया? BSc AG? नहीं, BSc। अच्छा, BSc किया। अच्छा, बायोलॉजी से। तो BSc आपने देवरिया से किया जी। अच्छा, उसके बाद विधि स्नातक आपने कहाँ से किया? उसके बाद कुछ दिन तो हम मलेरिया विभाग में नौकरी किए। अच्छा। और उसी में मैं रह करके महिला का अध्ययन किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने ला किए हैं। हाँ। अच्छा, आपका जो पंजीकरण है वो कब है, किस सन में? 1982 में हुआ है, 27 मार्च 1982 को। अच्छा, तो वकालत आप पिताजी की इच्छा थी या आपकी इच्छा थी वकालत करने की? पिताजी की इच्छा तो हमारी थी
मेडिकल लाइन जाने के लिए। अच्छा, इसलिए बीएससी करवाया था उन्होंने? बीएससी कराए और अच्छा। तैयारी भी किए। अच्छा। लेकिन कुछ नंबरों से रुक गया और बड़ी मेहनत करने के बाद कुछ नंबरों से रुका, फिर हम हिम्मत छोड़ दी है। अच्छा, उसके बाद देखे कुछ लोग कि लॉ की कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं भी अप्लाई किया और उस समय लॉ में हमारा 67% मार्क आया। अच्छा। 3 महीने की पढ़ाई में। अच्छा। तो हमने सोचा कि लॉ में फर्स्ट क्लास मार्क आया है तो मैं अब लॉ ही करूँ। अच्छा। तो मैं लॉ ही किया। अच्छा, लॉ कर लिया आप। तो वहाँ के जो डीन थे तो उन्होंने कहा LLM कर लो। अच्छा। तो फिर हमने सोचा LLM करके क्या करेंगे। अच्छा। मैं प्रैक्टिस में आ गया। तो एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा लखनऊ में ही प्रैक्टिस करो। अच्छा। तो हमने कहा नहीं, हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। अच्छा। तो होम डिस्ट्रिक्ट में आए गोरखपुर। अच्छा। और पहले तो रेवेन्यू में कुछ काम सीखे। वहाँ से 1 महीने के बाद फिर हम आ गए सिविल में। श्री जगन्नाथ त्रिपाठी के पास। अच्छा, जगन्नाथ त्रिपाठी जी आपके सीनियर थे? हाँ, हमारे सीनियर। अच्छा। श्री जगन्नाथ त्रिपाठी थे, उनके यहाँ मैं लगभग साल भर रहा। अच्छा। तब हमको पता चला कि हमारी मुंसफी बांसगांव है। तो बांसगांव में हम आ गए। किस सन में बांसगांव में आ गए? हम आ गए 84 में ही। 84 में। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन जो आपका हुआ है वो किस सन का है? 82 का है। 27 मार्च 1982 का है। और 84 में फिर आप बांसगांव आ गए? बांसगांव आ गए। यानी बहुत अल्प समय के लिए आप गोरखपुर में जो है। हाँ, अरे हम आने को तो आ गए 83 में ही। अच्छा। 84 में परमानेंट हम। अच्छा। 2-3 दिन बांसगांव और 3 दिन गोरखपुर बैठने लगे। अच्छा। लेकिन 1 जुलाई 1984 से हम परमानेंट बांसगांव बैठने लगे आप। और स्वर्गीय प्रेम नारायण दुबे के मकान में ही रहे हैं हम। लगभग। अच्छा, उन्हीं के सानिध्य में, इसका मतलब आपने बांसगांव में वकालत शुरू किया? और लगभग 15-16 साल उस मकान में रह करके मैं उन्हीं के द्वारा मैंने जो कुछ सीखा। और उन्हीं की ही कृपा रही हमारे ऊपर। बिल्कुल बहुत अच्छा जो है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप वकालत शुरू कर दिए, उसके बाद जैसे पिताजी भी आपके सेवा में थे? पिताजी हमारे पुलिस में थे, पुलिस विभाग में थे, हेड कांस्टेबल से रिटायर हो गए। अच्छा, इसीलिए जो आपकी शिक्षा हुई वो चक्री हुई, बिल्कुल एकदम। हाँ। और माताजी गृहिणी थी आपकी? माताजी गृहिणी थी। तो जैसे जब कोई लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसके दाम्पत्य जीवन की चिंता माता पिता को सताने लगती है। तो आपका जो दाम्पत्य जीवन की जो शुरुआत हुई, शादी आपकी कब हुई, किस सन में? 79 में हुई थी। अच्छा, तो वकालत से पहले हो गई थी? हाँ, वकालत से पहले। अच्छा, यानी नौकरी टाइम में ही शादी हुई थी हमारी। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा जो है। तो पत्नी आपकी गृहिणी है या कहीं सेवा में? नहीं, गृहिणी ही है। अच्छा, क्या नाम है? सुमित्रा त्रिपाठी। अच्छा, सुमित्रा त्रिपाठी जी। कहाँ है आपकी ससुराल? हमारी ससुराल संत कबीर नगर जिले में पड़ती है। अच्छा, संत कबीर नगर। बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे तो 5 हैं। अच्छा। 2 लड़के 3 लड़कियाँ। अच्छा, 2 लड़के और 3 लड़कियाँ। सारी लड़कियों की शादी हो गई है? सारी लड़कियों की शादी हो गई है। बच्चों की भी हो गई है? एक बच्चे की बाकी है और बड़े बच्चे की शादी हो गई। अच्छा। बच्चे आपके क्षेत्र में हैं या दूसरा? बड़ा लड़का मेरे क्षेत्र में है। अच्छा। छोटा है, कंप्यूटर साइंस से है, वो भी शिक्षा के ही क्षेत्र में इस समय अभी नई पोस्टिंग उसकी हुई है। अच्छा। दारुल विश्वविद्यालय बड़ौदा में। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। निकला, इंटरव्यू दिया, हो गया सिलेक्शन। नहीं, मतलब उसकी नौकरी उस क्षेत्र में हो गई। नहीं, अच्छी चीज़ है ना। शिक्षक जो है, शिक्षक तो हमेशा जो है समाज में बड़ा ही जो है सम्माननीय स्थान है उसका। जिस तरह से एक अधिवक्ता को कागज़ में विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है, लिखा जाता है ना, विद्वान अधिवक्ता, तो उसी तरह से सामाजिक मान्यता है एक शिक्षक के लिए, समाज के हर व्यक्ति के दिल में होता है ना। अच्छा, वकालत में जब आप आए तो यदुनाथ त्रिपाठी जी के पास बहुत कम समय के लिए आप थे? साल सवा साल रहे हैं। तो शुरू से ही आपने दिमाग में बैठा लिया था कि हमको सिविल की वकालत करनी है। तो बांसगांव आप आ गए। तो बांसगांव में तो यहाँ तो तहसील स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा काम सिविल का ही होता है। सिविल का ही। तो पूरी तरह से सिविल का काम करते हैं? नहीं, क्रिमिनल और रेवेन्यू सिविल हम जब बांसगांव में प्रैक्टिस शुरू किए विधि व्यवसाय। अच्छा। तो सिविल ही करते रहे। अच्छा। रेवेन्यू भी रहा क्योंकि उस समय तहसील नहीं बटी थी। अच्छा। तो रेवेन्यू का भी काम करते थे। अच्छा। और क्रिमिनल वर्क भी था, आने लगे।
जैसे बेलघाट, उरुआ, बांसगांव, और पूरे तहसील का कंप्लेंट आपके बांसगांव में ही था। अच्छा, तो सिकरीगंज थाना भी था। तो हमारे पहले जूनियर एसपी सिंह थे पीड़िया के, यही पीड़िया के। अच्छा, हाँ हाँ। तो उनका इंटरेस्ट क्रिमिनल में हुआ, तो हमने कहा क्रिमिनल वर्क शुरू कर दिए, तो वही करते उड़ते रहे। तो क्रिमिनल भी आता है अपना करते मतलब कुल मिलाकर के सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, सब जो है आप जो है। अच्छा, रेवेन्यू से अगर मैं शुरुआत करूं, रेवेन्यू में अगर मैं बात करूं, तो जैसे उत्तराधिकार के संबंध में अगर मैं आपसे जानना चाहूं, तो जो उत्तराधिकार की श्रेणी थी पहले और उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बताएंगे? देखिए, उत्तराधिकार का क्रम जो पहले था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। जैसे पहले था पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, इसको जो है, तो अब उसमें हो गया कि पुत्र के बाद पुत्री का भी हो गया, भाई नहीं रह गया। अच्छा। उसके बाद तब भाई का श्रेणी आएगा। अब पुत्र के बाद पुत्री नहीं, तो पिता के जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसकी विधवा और उसके बच्चे, हाँ, उसमें बच्चियां भी शामिल। हाँ, क्या है जरा सामान्य अनमैरिड जो है, अच्छा, बच्चियां हैं, पुत्र हैं, और शामिल हैं। अच्छा, मतलब अब उत्तराधिकार का जो क्रम हो गया, अब दूसरी श्रेणी के उत्तराधिकार में पत्नी भी आ गई और बच्चे भी आ गए। अविवाहित पुत्री, आ गए। पुत्र तो पहले से था ही। चलिए, बहुत अच्छा जो है उत्तराधिकार का। अच्छा, जो बंटवारे दाखिल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर खेत का बंटवारा दाखिल करना है तो वो मामला रेवेन्यू का हो जाता है, वो तहसील में दाखिल होता है। क्या है इसकी प्रक्रिया, क्या बताएं? अब जैसे कई भाई हैं, तो अब राजस्व संहिता 2006 लागू हो गई। अच्छा। उसमें पहले कुछ और था, नहीं, अब 116 हो गया है। अच्छा। 116 के तहत बंटवारा दाखिल होता है। अच्छा। और इसमें शेयर लगता है, जितना आपका शेयर हो उसके तहत बंटवारा होगा, और भाट लगेगा, लेखपाल अपना जाएगा, शेयर डिसाइड होगा, उसके बाद रंग लाल, हरा, पीला, जिसका जो हो अपना। अच्छा, आपसी बंटवारे की स्थिति क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे खानगी बंटवारा कहा जाता है, तो उसका कितना महत्व है? खानगी बंटवारा का भी महत्व है। अच्छा। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि खानगी बंटवारा अगर ओरल भी है तो भी माना जाएगा। अच्छा। लेकिन लिखित है तो सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा सिविल मैटर पर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे दीवानी मामले में जो कमीशन की प्रक्रिया होती है, जो कमीशन जारी किए जाते हैं, उसके संबंध में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए, किन किन परिस्थितियों में कमीशन जारी किया जाता है? अब जैसे कोई सिविल सूट दाखिल करता है, तो सिविल सूट दाखिल करने का इंस्पेक्शन जैसे निरीक्षण होता है, अदालत के सामने या सही स्थिति आ जाए कि नौयत मौके की क्या है। अच्छा। तो आर्डर 26 रूल 9 के तहत कमीशन जारी होता है। अच्छा। तो चाहे अमीन जाए या कोई लीगल प्रैक्टिशनर जाए, अच्छा, वकील जाए, और मौके पर जा कर के विपक्षी को बताएंगे और मौके की स्थिति नाप करके और अदालत में सबमिट करते हैं। तो ये कमीशन है कि ये सर्वे है, क्या है ये? इसको 2 प्रकार का होता है। अच्छा। एक तो होता है पत्थर से पत्थर, सीमान से सीमान के पत्थर का मिलान जब होता है, अच्छा, तो वह सर्वे होता है। अच्छा। दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाता है, और सूट पहले जब दाखिल होता है, दावा जब दाखिल होता है, तो पहला तो विपक्षी उपस्थित नहीं रहता है, एक कैविएट के माध्यम से उपस्थित है, तो कमीशन जब जारी होगा तो उसको भी नोटिस दिया जाएगा, वो भी अपना सवाल पूछेगा। अच्छा। सवाल पूछेगा, और वादी तो सवाल पूछा ही रहता है। अच्छा। तो जा कर के दोनों को पक्षों की बातों को देखने के बाद मौके की जो स्थिति होती है, अमीन महोदय चाहे कमिश्नर महोदय अपना नक्शा बना करके अपने रिपोर्ट बना, मतलब स्थलीय परीक्षण जो है के लिए कमीशन जारी हो गया, ताकि अदालत के सामने सही स्थिति आ जाए। अच्छा, उसके बाद भी जैसे मान लीजिए लेखा परीक्षा के लिए कमीशन, किसी साक्षियों की परीक्षा के लिए भी कमीशन जारी होता है, उसके लिए जारी होता है। ऐसी स्थिति जैसे कब आती है कि जब किसी का जो है किसी का बयान लेने के लिए कमीशन जारी हो, जैसे वृद्ध हो, आने में असमर्थ हो। अच्छा। तो उस परिस्थिति में अदालत में एप्लीकेशन दे करके कोर्ट से परमिशन लेकर के वो साक्षी कमिश्नर जाएंगे। अच्छा। तो वहीं पे वो घर पे ही उनका बयान ले लेंगे,
उनका, और विपक्षी जाएगा, काउंसिल जो जाएगा वो जीरा ले लेता है। अच्छा, अच्छा। जेल में भी अगर ऐसी स्थिति है, जेल में बंद है, अच्छा, अच्छा, तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट जो होती है जेलर को पत्र लिखेगी, और जेलर जब सबमिट करता है तो उस तारीख को हमारे कमिश्नर महोदय जाएंगे जेल में, उसका बयान लेंगे, प्रतिपक्षी हमारे काउंसिल जाएंगे, उनका जीरा लिखेंगे। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। जो है, जो नए लड़के हैं वो हमारा कार्यक्रम बहुत जो है सीरियसली देखते हैं, और जो अनुभवी अधिवक्ता हैं उनकी बात को वो मतलब ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उसको आत्मसात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दीवानी मामलों में गिरफ्तारी की भी व्यवस्था जो है, जैसे मामूमन एक सामान्य दर्शक हमारा ये जानता है कि सिर्फ क्रिमिनल मामले में गिरफ्तारी होती है, नहीं कंटेम्प्ट लेकिन दीवानी के कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें गिरफ्तारी भी होती है, कुर्की भी होती है। तो क्या है ये स्थिति, जरा हमको बताइए। ऑर्डर 21 में जो कुर्की होती है निष्पादन के समय। हाँ, निष्पादन के समय कुर्की भी होती है। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच देना चाहता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी उस स्थान पर वह जमीन जो है सुरक्षित रख ली जाएगी। अच्छा, अच्छा, वो उसको कुर्क कर लिया जाएगा, सीज कर लेती है। हाँ, अच्छा, बाद में वह फिर एप्लीकेशन देगा कि साहब हमारे हक में रिलीज किया जाए, तो अदालत रिलीज कर देती है। अच्छा, अच्छा, निष्पादन में अगर उस अवरोध पैदा करता है तो उसमें गिरफ्तारी भी होती होगी। गिरफ्तारी भी होती है। अच्छा। और कंटेम्प्ट में भी गिरफ्तारी होती है। अच्छा, कंटेम्प्ट में भी। मान लीजिए कि अगर कोई स्थगन आदेश जारी हुआ तो इस स्थिति में अगर स्टे का कोई कंप्लायंस नहीं, अवहेलना करता है तो कंटेम्प्ट माना जाएगा। हाँ, कंटेम्प्ट माना और इसमें गिरफ्तारी होगी। हाँ, अच्छा, गिरफ्तारी होगी। तो मतलब कुल मिला के दीवानी मामलों में भी गिरफ्तारी की व्यवस्था है। अच्छा तिवारी जी, थोड़ा सा और मैं जो है जैसे रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। क्या है रेस सब जुडिस? देखिए, रेस सब जुडिस है जब दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद चल रहा है और मामला सब जुडिस है, मामला न्यायालय में पहले से लंबित है, दोबारा फिर उसको जो है कोई मामला दाखिल होता है तो सेक्शन 10 के तहत वो स्थगित कर दिया जाएगा। अच्छा, सब जुडिस से मामला पेंडिंग चल रहा है। और रेस जुडिकेटा जो है दो पक्षों के बीच में विवाद समाप्त हो चुका है, पुनः कोई करता है या कोई निर्णय ऑलरेडी आ चुका है, या एक एप्लीकेशन का निस्तारण हो चुका है और पुनः उसी एप्लीकेशन का दे रहे निस्तारण चाहते हैं तो वहाँ भी रेस जुडिकेटा अप्लाई करेगा। अच्छा, अधिवक्ताओं से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं पर मैं जितने भी अधिवक्ता से मैं बातचीत करता हूं तो थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, उस पर भी मैं आपका विचार जानना चाहूँगा कि जैसे एडवोकेट्स एक्ट जब बना था 1960 में, 1961 में इन्फोर्समेंट हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों की जो संख्या थी वो 25 निर्धारित कर दी गई थी। ये माना जा रहा था उस समय कि उस समय जिले की संख्या 25 रही होगी, अधिवक्ताओं की संख्या कम रही होगी। तो आज जो स्थिति है जैसे 75 जिले हो गए, अधिवक्ताओं की संख्या अधिक हो गई, तो अब हर जिले से एक अधिवक्ता बार काउंसिल के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो। दूसरी एक समस्या है कि जैसे बार काउंसिल में जो नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण होता है वो बहुत भारी भरकम फीस ली जा रही है, तो वह जो पंजीकरण शुल्क है वो बिल्कुल मुफ्त हो या नॉमिनल हो, तो आप क्या इस संबंध में कहेंगे? आपकी भी राय मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे इसके संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बिल्कुल, या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अपना निर्णय ले। अब इसके बारे में हम क्या नहीं, एक अधिवक्ता, एक सामान्य अधिवक्ता जैसे हम जिससे हमारी बात होती है, ये समय आ गया है कि हर जिले से बार काउंसिल का एक मेंबर निर्वाचित हो, और इसके लिए जो डिमांड है ना वो हम ही को करना पड़ेगा। हमारा जो है 25 प्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं, 25 प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, 13 लोग मिल के आपस में कोई प्रस्ताव पास कर लेते हैं, अधिवक्ता हितों की तरफ उनका ध्यान नहीं आ पाता है। तो ऐसी स्थिति में आम अधिवक्ता ही जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, आम अधिवक्ता को अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब देखिए, परिवार जब बढ़ता है तब परिवार छोटा था पहले,
हाँ, तो 25 की संख्या थी, वही चीज़ तो 25 संख्या थी। अब परिवार ज़्यादा बढ़ गया, तो संख्या बढ़ानी चाहिए बार काउंसिल को। बिल्कुल वही चीज़ वही रहा है। लेकिन अब रही बात यह है कि बार काउंसिल आप करना उनको सरकार को है। बार काउंसिल अपने से कर सकती है, सरकार के आदेश से कर सकती है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप जब कहेंगे तो आपकी आवाज़ जाएगी, आवाज़ उठा सकते हैं। अब आवाज़ उठाने तक ही हमारी जो आपकी क्षमता है वही कर पाएंगे, वही प्रयास, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फीस कम हो जाए, नए अधिवक्ता जो आते हैं उनके पंजीकरण में भारी भरकम फीस, बेचारे गरीब लड़के आते हैं। 500 रुपये में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 250 का स्टैंप लगा था और 250 रुपये का या बैंक ड्राफ्ट लगा था, ये था 500 रुपये में रजिस्टर। अब तो 15,000 16,000 अरे 20,000 25,000 इस तरह का लग रहा है। तो उनकी भी फीस कम हो, क्या कहेंगे? नहीं, फीस तो कम होनी चाहिए। नहीं, नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनका जो है, और अधिवक्ताओं के बारे में, कल्याण नीति के बारे में अब सरकार कुछ सोचे तो अलग की बात है। अरे पहले अधिवक्ता बनाने की बात हो, अधिवक्ता ही बनने में ही इतना बड़ा रो रहा है कि जो है कि 25 से ज़्यादा संख्या बढ़ ही नहीं रही, जबकि परिवार हमारा लगभग 4 लाख अधिवक्ता हो गए इस समय पूरे प्रदेश में। अब पहले लाख नहीं थे। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि आपके जीवन में, जैसे आप तो वकालत कर रहे हैं, पढ़ाई आप चिकित्सक बनने के लिए आप कर रहे थे, साइंस की आपने शिक्षा ग्रहण की थी ग्रेजुएशन तक। शौक के बारे में ज़रा हमें बताइए, हॉबी आपकी क्या रही है इसके अतिरिक्त, जैसे साहित्य में, फिल्म में, कला में? देखिए, हमारी फिल्म में रुचि रही है, आने संगीत में रुचि रही है, हमारी सिर्फ अध्यात्म में रुचि रही है। अच्छा, अध्यात्म में रुचि रही है। तो अध्यात्म कितना जरूरी है किसी व्यक्ति के जीवन में? उनके आध्यात्मिक जो आत्मिक उन्नति होती है किसी व्यक्ति की, उसके लिए अध्यात्म का सहारा कितना मजबूत सहारा माना जाता है? जितना ही मजबूत होगा अध्यात्म, उतना ही आप मजबूत होंगे। तो जैसे हम मान लीजिए कि हम बताया जाता है हमारे यहाँ जो है, जो पतंजल योग दर्शन है, उसमें योग के बारे में कहा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण योग है। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियों पर हमारे दर्शकों को ज़रा कुछ बताइए, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, उसके लिए अभ्यास है। चित्त की वृत्तियाँ 2 ही प्रकार से स्थित की जा सकती हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है, हे अर्जुन, यह जो मन है बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है। बिल्कुल। इसको कंट्रोल करने के लिए वैराग्य और अध्यात्म यही सहारा है। बिल्कुल। या तो वैराग्य हो जाए, मन को कंट्रोल, या तो योगाभ्यास के द्वारा। और भगवान कृष्ण की ही कही बात है, मैं श्रीमद् भागवत में साफ उन्होंने कहा है कि अगर आदमी 10-10 बार प्रणाम करे, अच्छा 10-10 बार, दिन में 3 बार, और अच्छा, प्राणायाम, हाँ, प्रणाम करे और नासिका के अग्रभाग दृष्टि को जमाता रहे, तो धीरे धीरे मन अपना आप आपके भस्म हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। श्रीमद् भागवत की है अपने। नहीं, भगवान ने तो वैसे भी कहा है ना कि आध्यात्म विद्या को स्वयं बताया कि हम विद्या जो है मैं अध्यात्म हूँ। भगवान ने तो कहा है ना कि पौना पौता वही सब कुछ है जो है। उन्होंने यहाँ तक कहा है जो देवताओं को लोग पूजते हैं, उन व्यक्तियों की, उन मनुष्यों की उस देवता के प्रति उनकी बुद्धि को, उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ उस देवता के प्रति, और उनके द्वारा मैं ही उनके द्वारा विधान किए हुए उनके इच्छित भोगों को प्रदान करता हूँ। बिल्कुल। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत और प्रेतों को पूजने वाले भूतों प्रेतों को प्राप्त होते हैं। जो मुझको पूजता है वो मुझको प्राप्त होता है, और मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बिल्कुल। गीता में भगवान, हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से जो है। इसीलिए तो भाई जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी, जिसके प्रति हमारी आस्था होगी, कोई हनुमान जी को पूछता है तो हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा वो स्थिर करते हैं, भगवान कृष्ण। बिल्कुल। कोई माँ दुर्गा को पूछता है, उन्हीं की बहन है, छोटी योग माया है वो। बिल्कुल। उनके प्रति स्थित करते हैं इसको।
और उनके द्वारा विधान किया हुआ वही इच्छित भोगों को प्रदान करते हैं, वही करते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए अध्यात्म जरूरी है। अच्छा ये बताइए, जो मानव जीवन में श्रम का स्थान है, जैसे तमाम सारे जो नए लड़के हैं, अब जैसे वकालत को ही अगर हम देख लें, तो अगर कोई लड़का वकालत के क्षेत्र में आता है तो वो चाहता है कि तुरंत हम कृष्ण मुरारी तिवारी बन जाएं, जो ये संभव नहीं है, असंभव है। तो किस तरह से कितनी धैर्यता के साथ, कितनी एकाग्रता के साथ जो है इस व्यवसाय में, बहुत ही परिश्रम युक्त है। धैर्य, देखिए, लिव लाइक हर्बिट वर्क लाइक हार्स। बिल्कुल। वकालत पेशा जो है, सन्यासी की तरह से जीवन व्यतीत कीजिए और घोड़े की तरह से मेहनत कीजिए, यही फर्स्ट परिभाषा है हमारे समझ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। मतलब बिना श्रम के जो है भाई, श्रम। सन्यासी जो होता है अपने समय का पाबंद होता है, 4 बजे उठ जाएगा वह, बिल्कुल, अपना नित्य क्रिया कर्म करने के बाद अब उस सन्यासी का जो कर्म होता है वह करें। आपका जो कर्म है विद्या का या ला के किताबों का अध्ययन करना, आप यह कर्म करें। हाँ हाँ, अध्ययन। सन्यासी ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है और निष्ठावान होता है। धूर्त नहीं होता है, नहीं होता है, बेईमान नहीं होता है, बेईमान नहीं होता है, चेतवान होता है कि किसी भी कार्य के प्रति आप समर्पित रहिए श्रद्धा से, और लिव लाइक हर्मिट वर्क लाइक हार्स, और घोड़े की तरह से मेहनत कीजिए। घोड़े की तरह से, मतलब श्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे कई जगहों पर घूमे, पढ़ाई किया, प्राथमिक शिक्षा भी आपकी कई जगह हुई, भिन्न जगहों पर। तो बचपन में कोई कविता वविता कहानी वहाँ नहीं, हम कुछ सिर्फ हम अध्यात्म या हम अपने पिता से ही प्राप्त किए हैं। अच्छा, आध्यात्मिक गुण आपने जो है अपने संस्कारों से आपको मिला है, पिता से प्राप्त किए हैं। तो अध्यात्म मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन है कि हम अपने जीवन को सुधार सकें, श्रेष्ठता के साथ हम जीवन को संचालित कर सकें। इसके लिए अध्यात्म जो है ज़रूरी है। अब चूँकि आपका जो है साहित्य से कोई मतलब नहीं, जैसे हमने एक कविता पढ़ी थी जिसमें एक बाल मन, जैसे बचपन में होता है ना कि एक बच्चा, उसके अंदर एक कल्पना आई कि ये पैसा जो है इसी से सारा काम होता है, तो क्यों ना मैं पैसे को लगा दूं, पैसे का पेड़ जम जाएगा। तो मित्रानंदन पंत ने जो है एक कविता, इसको इसी पे एक कविता उन्होंने लिखा, मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी, और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती ने में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ खो गए, धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो ये जो सोच है ना, ये बच्चों की होती है। तो लास्ट में आया है कि यह धरती कितना देती है, उसमें आया कि धरती कितना देती है धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को। मैं नहीं समझ पाया था इसके महत्व को, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, ताकि उगल सकें ये धूल सुनहली फसलें। मानवता के जीवन श्रम से हंसें दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। यानी जो आपके कहने का तात्पर्य था कि परिश्रम जो है, हार्ड वर्क जो है, घोड़े की तरह जो श्रम है, वही हमें बेहतर स्थिति में ले आ सकता है। हम अगर पैसों के पेड़ बोएंगे तो वो उससे नहीं कोई फायदा होने वाला। वो जो हमारा श्रम है वो दूसरी दिशा में जा करके वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो तिवारी जी जो है बड़ा अच्छा जो है आपका जीवन वृत्त रहा है। नए लड़के आ रहे हैं बच्चे, तो विधि के क्षेत्र में कितना बेहतर भविष्य है, जरा एक संदेश आप उनके लिए दीजिए, क्या कहेंगे आप? अब एक ही परिभाषा मैंने बता दिया, लिव लाइक हर्मिट वर्क लाइक हार्स। अच्छा, बिल्कुल। जीवन में वो संघर्ष करें, ईमानदारी, चैतवान और मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सफल होंगे।
अन्यथा पैसे के पीछे अगर दौड़ेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो असफल रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए बहुत अच्छा तिवारी जी, आप अपना अमूल्य समय निकाले और यहाँ आए और हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।